में और आपको इस काबिल बनाया कि हम लोग लोकतंत्र को समझें, अपने मौलिक अधिकारों को समझें, तो हमें उस पार्टी का साथ देना चाहिए। तो मैं तो उस भावना के साथ पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन मैं पार्टी नहीं बदलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूं कि कोई भी विचारधारा या राजनीतिक पार्टी जो है उसको बदलने का मतलब है अपने माँ बाप थोड़ा सा पर्सनली सवाल इसलिए कर दिया, नहीं इसलिए कर दिया कि बहुत सारे जो है डिबेट में बहुत खुल गए, रोहन गुप्ता है, गौरव वल्लभ है, बहुत सारे ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर अरुणेश यादव आज यहाँ बैठ के कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कल भाजपा की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। 4 जून नजदीक है। 4 जून पता है ना आपको, 2024 जब नतीजे आएंगे, लोकसभा चुनाव है, पूरे विश्व की निगाह लगी है, चूंकि भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है विश्व की, अगर बात की जाए तो विश्व में। तो जाहिर सी बात है, जब चुनाव होते हैं भारत में, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, तो एक त्योहार की तरह इसे लिया जाता है और जनता में अलग उत्साह देखा जाता है। कई तरह के दावे किए जाते हैं, कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, प्रत्यारोप भी होते हैं, और जो चुनावी समीकरण होता है उसके अनुसार जनता भी खूब चर्चाओं में शामिल होती है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है। हालांकि ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन इनकी एक अलग पहचान है, और पहचान ये है कि ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो जाहिर सी बात है, हम कांग्रेस के चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो इसी के अनुसार हम इनसे सवाल करेंगे, यानी इसी दायरे में रह करके हम इनसे सवाल करेंगे, और राजनीतिक सवाल होगा हमारा इनसे, और कड़वे सवाल हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारी आदत होती है। और जरूरी सवाल जो जनता के सवाल होते हैं वो भी हम करेंगे और जरूर करेंगे। तो डॉक्टर अरुणेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर अरुणेश यादव जी, 4 जून का हमने जिक्र किया अभी इंट्रो में। 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी, बिल्कुल। कैसी तैयारी चल रही है कांग्रेस की? तैयारी साहब बहुत बढ़िया है। इस बार जो है वाकई जनता का जो सहयोग मिलना चाहिए, आप कोई भी रैली देख लो, टेम्परेचर बिल्कुल मैक्सिमम है। और हमारे लोकतंत्र के इतिहास में पूरा 76-77 साल का इतिहास देखा जाए तो सबसे भीषण गर्मी में इस बार चुनाव हुआ। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और कहीं भी आप रैली देखें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की हो, दिल्ली की हो, जहां जहां पे अभी ये चुनाव बचे हैं, तो जनता कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें कहीं समर्थन नहीं मिल रहा, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई रैलियां ऐसी हुई कि पुलिस भी उस भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रही। खास तौर पे युवाओं का जो जोश है। और एक कहावत है, आपने भी सुना होगा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जैसे हमें युवाओं का जो प्यार मिल रहा है, जो युवाओं की तरफ से हमें उत्साह है, उनको राहुल गांधी जी को लेके, तेजस्वी जी को लेके, अरविंद केजरीवाल जी को लेके, अखिलेश यादव जी को लेके, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हरियाणा में परसों राहुल गांधी जी थे, तो उन्होंने टेम्पो में कुछ बेरोजगार युवाओं से बात करी। अगर हम दिल्ली के आसपास के इलाके की बात करें, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता है, हरियाणा का पूरा हरियाणा मान के चलो आप, राजस्थान है, पंजाब है, इधर मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, तो यहाँ जो एक चार्म है बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, वो है आपको सेना को लेके। और प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 साल में, जब से ये अग्निवीर का एक ये जो लेके आए हैं, 2018 के बाद से तो सेना में कोई भर्ती हुई नहीं, और जो भर्तियां होनी भी थी उनको भी होल्ड पे कर दिया। युवा बच्चे परीक्षा में बैठे, पास किए, लगभग 1.5 लाख के आसपास का ये फिगर है जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। और उसके बाद ये अग्निवीर योजना को लेके आए और 4 साल में बच्चों को रिटायर करने की ये योजना लेके आए, जो कहीं भी युवाओं के लिए ठीक नहीं है। बेचारा 14-15 साल से तैयारी करता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल तैयारी करेगा, 4 साल की नौकरी लेगा और 22-23 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। तो अग्निवीर को लेके जो राहुल गांधी जी की युवाओं से बात हुई, तो उसमें एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि युवा कहीं भी किसी भी एंगल में मोदी जी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उस यूथ ने मोदी जी को 10 साल का पर्याप्त समय दिया। और प्रधानमंत्री जी ये बात सब मान रहे हैं कि नौकरियां देने में विफल रहे हैं।
भले ही उन्होंने अरुणेश जी, मैं रोकना चाहूंगा, ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं ये सफर के दौरान की बात है। हम तो मंजिल की बात कर रहे हैं, हम तो लक्ष्य की बात कर रहे हैं, हम तो 4 जून की बात कर रहे हैं। हमने सवाल 4 जून को लेकर के किया था। 4 जून को लेकर के क्या देख रहे हैं आप? 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी, और जैसा राहुल जी वादा कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट में ही 30 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी युवाओं को, और वो भी कैसे, जो राहुल जी का अपना अंदाज है, खटाखट खटाखट वाली स्टाइल में नौकरियां मिलेंगी। और इसके अलावा जो बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं, जिनको मोदी जी ने पकौड़े तलवाए हैं, उन बेरोजगार ग्रेजुएट्स के अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे, यानी कि महीने का 8,500 रुपए, और वो भी खटाखट पहुंचेगा। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो पीएसयूज हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के साथ उन्हें पैसा मिलेगा। उनको मोदी जी की तरह नहीं है कि मोदी जी ने स्वरोजगार की तरफ धकेल दिया, और ये नहीं बताते प्रधानमंत्री जी, ये तो बताते हैं कि हमने स्टार्टअप शुरू करे, लेकिन ये नहीं बताते मोदी जी कि वो 90% से ज्यादा स्टार्टअप तो आपके बंद हो गए, शुरू होके ही बंद हो गए, क्योंकि उसके लिए आपने उन युवाओं को आगे प्रोत्साहित नहीं किया। एक तरीका होता है, जैसे बच्चा है, बच्चे को आपने चलना सिखाया, लेकिन उसके साथ बच्चे का हाथ भी तो पकड़ के चलना पड़ता है ना, कुछ कदम, कुछ दिन। आपने बच्चे को बोल दिया कि साहब ऐसे चलो, और बच्चे को छोड़ दिया। तो यही काम इस सरकार ने किया। स्टार्टअप के लिए फंड तो दिया, लेकिन आगे जो सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं किया, तो उससे वो स्टार्टअप फेल हो गए। और जो ये स्टार्टअप की योजना है, ये अब तक के, क्योंकि इस पे अभी तो कोई चर्चा नहीं हो रही, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी जांच करेंगे, बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा, और इलेक्टोरल बॉन्ड से कहीं कम का घोटाला नहीं होगा, ये उसी की टक्कर का घोटाला निकलेगा। आप जब ये तमाम बातें कह रहे थे तो मैं आपके चेहरे को देख रहा था गौर से, और चेहरे पे हमारे भी मुस्कुराहट थी हल्की सी, और अंदर से भी थोड़ी सी मुस्कुराहट थी अंदर से। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मीडिया के जो हमारे साथी हैं वो कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं, वो खुल के सरकार से सवाल नहीं कर पाते। नहीं, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं सवाल, लेकिन मैं असल इसलिए मैं मेरे अंदर 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 मुस्कुराहट थी। उसकी वजह ये कि मैं सोच रहा था कि कहीं यही डॉक्टर अरुणेश यादव कल को ऐसा तो नहीं है कि फिर वो गौरव वल्लभ बन जाएं, या फिर आपके और जो दूसरे प्रवक्ता है भाजपा में चले गए, जो बहुत इस तरह की बातें किया करते थे, आपसे भी ज्यादा आक्रामक बातें किया करते थे, एग्रेसिव हुआ करते थे, वो भाजपा में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात अब उठ के उधर चली जाए, कभी अरुणेश यादव उधर नजर आ जाए? एक बात मैं आपको बताऊं, भविष्य तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि बड़ा सोच समझ के मैं राजनीति में आया, जॉब करता था, जॉब से खुश था, लेकिन जो देश के हालात देखे, खास तौर से नोटबंदी और जीएसटी के बाद जिस तरीके से हालात बिगड़े, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी, तो मुझे लगा कि मुझे देश के लिए, मेरे देश के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने देश को आजाद कराया, जिसने देश का पूरा सिस्टम बनाया, हम सादा दाल रोटी खाने वाला व्यक्ति हूं, मेरी बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं है कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, मेरी तो जरूरतें बहुत कम है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी अभी भी मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर पाई। हालांकि मेरे ऊपर कुछ एफआईआर हुई थी, लेकिन चूंकि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। भाई, जो व्यक्ति गलत करेगा वही डरेगा। जब आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप ईश्वर को मानने वाले हैं, सत्य का साथ देने वाले हैं, तो आपको परेशान मतलब ये लोग डर गए, ये तमाम लोग जो गए वो डर गए, डर है, गलत कर रहे थे ये लोग, कहीं ना कहीं हो सकता है। अब उनकी क्या मजबूरी है, आपने कहा ना, आप ही ने ये बात कही, भाई डर गए, जो गलत करेगा वो डरेगा। बिल्कुल सीधी बात है, अगर आप गलत होंगे तो आप डरेंगे। तो कांग्रेस में रह के गलत कर रहे थे वो लोग? नहीं, अब ये बात तो मैं कैसे बता सकता हूं कि पार्टी में रह के गलत कर रहे थे या पार्टी से अलग उन्होंने कुछ गलत किया था, ये बात तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं आज की तारीख में ये मान के चल रहा हूं कि जो डर रहा है उसको बिल्कुल निश्चित तौर पे पार्टी छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम क्या होता है, अखिलेश जी ने भी कहा है, विपक्ष का काम ही है सरकार से सवाल करना, विपक्ष का ही तो काम है कि जनता के लिए संघर्ष करना। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि सरकार से सवाल कौन करेगा, विपक्ष,
और अगर विपक्षी निकम्मा हो जाएगा तो फिर तो तानाशाही ये लोग भी रहेगी तो सवाल ही कर रहे थे। अब पता नहीं वो क्यों डर गए साहब, ये तो वो ज्यादा बेहतर बताए। मैं तो उसी मुखरता से पहले भी सवाल करता था, अब भी कर रहा हूं। हाँ, भाषाई मर्यादा में पहले भी था, अब भी था। अब भी प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं देता हूं, बीजेपी के किसी नेता को गाली नहीं देता हूं, ना आगे दूंगा। नहीं, चाहे वो मैं मर्यादा सत्ता तो पक्ष होनी में चाहिए, रहूं, बिल्कुल। चाहे मैं विपक्ष में वो रहूं। तो मर्यादा होनी चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके कोई भी नेता हो, वो मर्यादा होनी चाहिए। भाषाई ये मर्यादा बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ये मेरा मानना है और सबका मानना है मेरे ख्याल बिल्कुल। से। लेकिन आज की राजनीति ऐसी नहीं रही। बीजेपी के जो हमारे साथी हैं, लोगों ने राजनीति को बदल दिया। अगर आप सरकार से सवाल कर रहे हो तो आपके ऊपर फप्तियां कसी जाएंगी, देशद्रोही है, तेरी पैदाइश खराब है, तू ये है, तू वो है, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए साहब, आप सत्ता में हैं, आपसे सवाल होंगे। एक मैं पुराना वाकया सुनाऊंगा, 1 मिनट लूंगा आपका। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से राम मनोहर लोहिया जी डेली सवाल करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि लोहिया जी साहब संसद नहीं पहुंचे, तो नेहरू जी वाकई चिंतित हुए। उन्होंने पता किया कि लोहिया जी कहाँ हैं, तो मालूम पड़ा कि साहब लोहिया जी बीमार हैं। तो पंडित जी समय निकाल के लोहिया जी से मिलने गए और ये कहा कि साहब लोहिया जी, आज आप संसद में नहीं आए, आप बीमार हैं, तो मैं आपकी खैरियत पूछने आया हूं। तो एक दौर तो वो था राजनीति का जहां विपक्ष का बराबर सम्मान होता था। और आज का दौर क्या है? सवाल करने वाला कौन? देशद्रोही। सवाल करने वाला कौन? पाकिस्तान प्रेमी। सवाल करने वाला कौन? मुस्लिम परस्त। अगर आप सरकार से सवाल करते हो, देखा ना रमेश बिधूड़ी जी ने दानिश अली जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या एक चुना हुआ सांसद दूसरे चुने हुए सांसद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? और अगर किया तो प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर क्या कार्यवाही की? ओम बिरला जी जो सभापति थे, उन्होंने उनके ऊपर क्या कार्यवाही की? कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों का आचरण क्या है। लेकिन कांग्रेस काउंटर भी तो नहीं कर पा रही ना। जैसे कि आपने अभी कहा कि हिंदू मुसलमान का जिक्र हो रहा है, हिंदू मुसलमान की बातें हो रही हैं, कई चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है, खुल के किया, हालांकि उन्होंने इनकार भी किया, दोनों बातें रही हैं। उन्होंने जिक्र भी किया, इनकार भी किया है। प्रधानमंत्री जी के लिए तो वो मुझे गाना याद आ रहा है, पल में 16 पल में मासा कितने रंग बदलती है। तो मोदी जी का तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। कभी बोलते हैं कि हाँ भाई, मोहम्मद सामी ने वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया और मुसलमान मेरे भाई है। ईद की जो ईदी है, मिठाई है, वो मुसलमानों के घर से आती थी, हमारे घर उस दिन खाना नहीं बनता था। और कहीं अगले दिन ही दूसरी जगह वो मुसलमानों को देशद्रोही बोलने लगते हैं, ये कहने लगते हैं। हाँ, तो मतलब प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। आखिरी सवाल देखिए, दो छोड़, एक तरफ प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में जाकर के इस तरह की बातें करते हैं, जैसा कि उन पे इल्जाम भी लग रहा है और कांग्रेस की तरफ से मुखर होकर के ये इल्जाम लगाया जा रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक ही मुद्दे को वो छूने की कोशिश करते हैं, या भाजपा के नेता या इंडिया गठबंधन में और दूसरी पार्टियों के नेता। दूसरी तरफ कांग्रेस है या इंडिया ब्लॉक है, जिसमें और भी दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अपने अपने तरीके से चुनावी सभाओं में जाकर के जनता को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, इधर से भी। तो एक तरफ वो और एक तरफ ये, यानी कि दोनों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कुछ मुद्दे बड़े कॉमन हैं। जैसे आम लोगों की समस्याएं बड़ी कॉमन चीजें हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम चीजें कॉमन मुद्दे हैं। ये कॉमन मुद्दे हैं। आपका दावा है कि आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, प्रधानमंत्री या भाजपा वाले करते हैं, आप उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। यही मेरा सवाल भी था उस वक्त, जिसका जवाब आपने बड़े गोल मटोल तरीके से दे दिया। सीधी बात है, वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम उनसे रोजगार की बात करते हैं। वो तुष्टीकरण की बात करते हैं, हम उनसे कहते हैं साहब महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हिंदू मुसलमान सवाल कंप्लीट होने नहीं दिया आपने, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं होने। तो क्या आपको लगता है, चूंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तो क्या आपको लगता है, डॉक्टर अरुणेश यादव को यह लगता है कि कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक में जो शामिल राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उस मुद्दे को सामने ला करके मजबूर कर रही है, इंडिया ब्लॉक की राजनीतिक पार्टियां मजबूर कर रही हैं सामने वाली राजनीतिक पार्टियों को कि इस मुद्दे के दायरे में आकर के ही बात करें? क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? साहब, हम तो इनसे ये पूछ रहे हैं कि साहब आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? घुमा फिरा के हिंदू मुस्लिम पे ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इन मुद्दों पे फेल हुए। वही मेरा सवाल है कि क्या आप इसे खींच के लाने में कामयाब हैं ना? इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी के आप बयान नहीं देख रहे हैं। वो खिसिया रहे हैं, बौखला रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, कहीं गला फट रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की हताशा है, ये हार के संकेत है। जब व्यक्ति हारता है तो वो झुंझलाने लगता है,
और झुंझलाहट में क्या करते हैं, जैसे दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक पहलवान जब कमजोर पड़ता है तो वो झुंझला के क्या करता है, गाली देना शुरू करता है, उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देता है। तो प्रधानमंत्री जी की हार है, झुंझलाहट है, खिसियाहट है, जो उनको इस काम पे उतारू होने पे विवश कर रहा है। ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर है। अच्छा, आम लोगों के आम लोग समझ रहे हैं नहीं, आम लोगों के बीच में ये भी चर्चा है कि अगर कांग्रेस की उम्मीदवार को हम जिता भी दे तो क्या फायदा, वो तो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में चले जाएंगे। नहीं, कई मौकों पर ये देखा गया है। ये बात नहीं, तो उनके अंदर ये भी बातें हो गई, ये पुरानी बातें हो गई, जिन्हें जाना था वो चले गए, अभी भी बिल्कुल पीक है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, युवाओं को रोजगार की सुनिश्चिति होगी, महिलाओं को उनका हक मिलेगा, किसानों की समस्या हम दूर करेंगे, जितनी भी किसानों के ऊपर कर्जा है सारा माफ कर दिया जाएगा। और जो सबसे बड़ा वर्ग है हमारे देश का, मजदूर वर्ग, जिसको कहीं ना कहीं साइड कर दिया गया, कोविड के दौरान जो एक लेबर लॉ खत्म किया गया तो उनकी मजदूरी में भी दिक्कत हुई। एक तो मनरेगा का हम 400 रुपए मजदूरी कर रहे हैं, और दूसरा उनके साथ जो बीमा है 25 लाख रुपए का हम उनका बीमा कर रहे हैं, हेल्थ बीमा। क्योंकि इस समय जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो दवाई में जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोविड के दौरान दवा बनाने वाली कंपनियों ने मनमानी जो कीमतें हैं अपनी दवाओं की वो बढ़ा दी है, प्राइसेस बढ़ा दी है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, और एक जो जीएसटी का है तो वो आसान जीएसटी भी करेंगे हम लोग। और आप देखिएगा 4 जून के बाद इस देश के इतिहास में इतने परिवर्तन होंगे कि वाकई जो हमारे देश के हालात आज से 10 साल पहले हुआ करते थे उससे बढ़िया हालात हो जाएंगे। नौकरी की कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं आपको बता रहा हूं कि घर घर में खुशहाली आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो 23 करोड़ जो गरीब थे वो 80 करोड़ पे पहुंचा दिए। हमारा प्रयास रहेगा कि उनको जीरो पे लेके आए, क्योंकि हम हर घर में लखपति बनाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को सारी प्रॉपर्टी दे दें। चलिए 4 जून के बाद, 4 जून को जब रिजल्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम आपसे इस सिलसिले में भी बात करेंगे। आखिरी सवाल, संक्षेप जवाब चाहता हूं, मतलब संक्षेप में जवाब चाहता हूं। कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। ममता बनर्जी को लेकर के जब ये सवाल तो ये भी हो सकता है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो आपसे कांग्रेस के बारे में ये भी तो कह सकते हैं भाई बीजेपी में सब ठीक चल रहा है। बीजेपी वाले से पूछ लेंगे, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी, इनके चारों के बीच में भी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि इधर तो सब ओके है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारा तो जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। अभी एक रेखा खींची गई है अधीर रंजन जी के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाहें हैं। और देखिए, मर्यादाएं तो रखनी चाहिए, और ये हमारा जो है पार्टी की ये खासियत है। क्योंकि अगर आपको लोकतंत्र देखना है तो आप हमारी पार्टी में देख सकते हैं। विरोध करना होता है तब हम खुल के विरोध करते हैं, समर्थन करना होता है खुल के समर्थन करते हैं। खड़गे जी और थरूर साहब चुनाव लड़े, अब थरूर साहब ही सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, तो ये हमारे पार्टी के लोकतंत्र की खूबसूरती है। ऐसा नहीं कि खड़गे साहब ने उनको अपनी टीम से हटा दिया। चुनाव लड़ना आपस में एक वो अलग चीज थी, प्रतिस्पर्धा थी। खड़गे साहब जीत गए, थरूर साहब उनकी टीम में चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार। लेकिन मोदी जी के साथ ऐसा नहीं है, आडवाणी जी साइडलाइन हो गए, और जो आपके मुरली मनोहर जोशी जी साइडलाइन हो गए, इधर मामा शिवराज जी को भी साइड कर दिया, वसुंधरा राजे को भी साइड कर दिया। अब बता रहे हैं योगी जी का नंबर है। अगर ये चुनाव गलती से जीत गए तो योगी जी भी साइडलाइन कर दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अरुणेश यादव, हमसे बात करने के लिए और विस्तार से बात करने के लिए, और तमाम मुद्दों को बहुत ही बारीकी से समझाने के लिए भी। तो ये थे डॉक्टर अरुणेश यादव, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनके बारे में हमने शुरू में इंट्रो भी दिया था, और आपने तमाम बातों को सुना भी, गौर से सुना। कई सारे दावे हैं, लेकिन राजनीति की एक अजीब परिभाषा है। राजनीति की परिभाषा को समझने के लिए एक अलग से परिभाषा को गढ़ा जाता है। बावजूद इसके उस परिभाषा को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब किसी राजनीतिक व्यक्ति से आप उनके बारे में सवाल करें तो सामने वाले के बारे में सवाल हो जाना लाजमी हो जाता है। यह राजनीति की ऐसी परिभाषा है जिसे समझ पाना हर इंसान के लिए आसान नहीं, फिर भी लोग समझदार हैं और समझते भी हैं। 4 जून का इंतजार आपको भी है और हमें भी है।
चलिए नजदीक है 4 जून, अब बहुत दूर नहीं है, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन जाते जाते आपसे विनती है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और हमें दें इजाजत। नमस्कार।